जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, देश के अलग अलग समाजों की, अलग अलग वर्गों की क्या स्थिति है, इसके बारे में हम बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं और देश की जनता को पता है। लेकिन मुश्किल क्या हो गई है, देश के अंदर जिस समाज के साथ शोषण होता है वो समाज अकेला छोड़ दिया जाता है और सोशल मीडिया के माध्यम से बाकी समाजों को एकजुट करके उस समाज को देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी करार करके उसको अलग थलग कर दिया जाता है। आपने ये चीज किसानों के साथ होती देखी। आपने देखा 13 महीने का आंदोलन चला, किसानों को ऐसा दिखा दिया जैसे ये विदेशी माल में पकने वाले पलने वाले लोग हैं, एंटी नेशनल हैं, देश विरोधी लोग हैं और ये भारत की जो किसानी है उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये आड़ती हैं। जबकि लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए थे और सब वो लोग थे जिनके अपनी किसानी है और जो किसानी के माध्यम से देश को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन उनको लग छोड़ दिया गया। प्रयागराज के अंदर जब छात्र आंदोलनरत हुए, जब उन्होंने एग्जामिनेशन में जिस प्रकार का भेदभाव हुआ था और यही मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर हुआ, यही यूजीसी नेट में हुआ, अब यही चीज बिहार के अंदर छात्रों के साथ हो रही है। लेकिन बिहार के छात्र, पटना के छात्र अकेले आंदोलन कर रहे हैं और पूरे देश के कान में जू नहीं रेंग रही है। मतलब यह है कि जो भी ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक करें उनको एंटी नेशनल बता दो, सिख आंदोलन करें उनको एंटी नेशनल बता दो, मुसलमान आंदोलन करें उनको पाकिस्तानी एजेंट बता दो, दलित आंदोलन करें उनको बिल्कुल समाज से बिल्कुल अलग कर दो, पेरियार को मानने वाले कोई बात करें तो उनको सनातन विरोधी और देश विरोधी बता दो, अम्बेडकराइट्स अपनी बात करें उनको अलग थलग छोड़ दो। तो एक प्रकार से सारे समाजों के साथ हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा कूलली, सबसे ज्यादा शांतिपूर्वक ढंग से जिस वर्ग के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है और उस वर्ग को यह पता भी नहीं चला कि उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, आज मैं उसकी बात करना चाहता हूं। और वो समाज है सीनियर सिटीजन्स का, मेरे जैसे लोगों का, 60 साल से ऊपर वालों का। देखिए, जो हम सीनियर सिटीजन्स हैं इनकी सबसे बड़ी समस्या है, चलिए मेरे साथ नहीं है क्योंकि मैं यूट्यूब से और टीवी से जुड़ा हुआ हूं तो मेरा दिन तो कट जाता है। लेकिन जो मैं अपने बुजुर्ग दोस्तों से बात करता हूं, अपने क्लास फेलो से बात करता हूं, उन लोगों से बात करता हूं जो सही में पढ़े लिखे हैं और जो जिनके पास असली डिग्री है, वो कहते हैं जो सबसे ज्यादा मुश्किल हुई है विड्रॉल सिम्टम की। जब नौकरी में थे, सुबह से शाम तक काम करते थे, व्यस्त रहते थे, इज्जत मिलती थी, इज्जत देते थे। अब जब हम 60 साल के बाद घर के अंदर आ गए हैं और हमारे पास कोई बोलचाल करने वाला नहीं, क्योंकि मानी बात है नेक्स्ट जनरेशन के पास टाइम नहीं, किसके पास जाओ, हर चीज महंगी, तो कहते हैं टाइम पास करना इज ए डिफिकल्ट टास्क। अमेरिका में चले जाइए, यूरोप में चले जाइए तो 75-75 साल की उम्र तक जब तक आदमी सक्षम है तब तक वो काम कर सकता है। भारतवर्ष के अंदर भी मैंने एक बार सुझाव दिया था, दिल्ली सरकार को भी दिया था और केंद्र सरकार को भी दिया था कि हम जैसे बुजुर्ग लोग बिना पैसे के काम करने के लिए तैयार हैं। जो जिसकी विशेषज्ञता है, जो बैंकिंग का आदमी है वो बैंकिंग के बारे में बच्चों को ज्ञान दे सकता है, जो इन्वेस्टमेंट का आदमी है, जो शेयर मार्केट का है उसके बारे में ज्ञान दे सकता है। तो हर क्षेत्र के वो अनुभवी लोग जो कि एक अच्छी एज में, जबकि वो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको हमने निठल्ला घर में बिठा दिया, उनका टाइम नहीं कटता, उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। एक विषय तो ये हुआ। उसके बाद आप देखिए, हम लोगों को जब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, हम लोगों को रेलवे में 50% कंसेशन मिलता था। अच्छा, मानी बात है कि जब आदमी रिटायर हो जाता है उसके बाद टाइम होता है, सोचता चलिए पूरी जिंदगी तो नौकरी की, अब पत्नी के साथ घूमने चलते हैं, तीर्थ यात्रा पे चलते हैं। तो सस्ती ट्रेन यात्रा हो जाती थी, हवाई जहाज के टिकट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो ट्रेन के टिकट पे जाएंगे 50% डिस्काउंट हो जाएगा। तो बुजुर्गों को उस अकेलेपन से दूर करने के लिए उस समय की भारत सरकार ने हम लोगों को 50% का डिस्काउंट दिया था। मोदी जी आए, उन्होंने डिस्काउंट निकाल के हमारे जो जेब है उसके अंदर एक बोझा एडिशनल डाल दिया। जीएसटी का बोझा तो है ही, पेट्रोल डीजल का बोझा तो है ही, बाकी बोझे तो हैं। यह भी बिल्कुल बात सही है कि देखिए आज के तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा चरम सीमा पर है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, जिनके पास नौकरियां हैं वो अपनी नौकरी को बचाने के लिए संघर्षरत हैं, जिनकी नौकरियां बची हुई हैं उनको 4-4, 5-5 साल से इंक्रीमेंट नहीं मिला है। आप आईटी इंडस्ट्री में देखिए,
आईटी इंडस्ट्री में प्रॉफिट्स बढ़ने के बावजूद वहां के एम्प्लॉइज की तनख्वाह नहीं बढ़ी। और जब एम्प्लॉय जाके एचआर डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो एचआर डिपार्टमेंट कहता है कि भाई क्योंकि कोविड पीरियड था, उस समय हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम उसको बचा रहे हैं, उस समय हमने आपकी तनख्वाह नहीं काटी, आपको नौकरी से नहीं निकाला, तो अब हम आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ता चला जाए 6-7% के हिसाब से एवरी ईयर, और आपकी तनख्वाह न बढ़े, जो नव युवा हैं उनको नौकरी ना मिले, जो लोग अग्निवीर में जाएं, जो पहले 15-20 साल नौकरी किया करते थे, सेना के अंदर पेंशन मिलती थी, मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी, अब 4 साल के बाद रिटायर होकर घर आ जाएं और उनको कुछ ढेला मिले नहीं, वही 11-12 लाख रुपए मिले जो 6 महीने के अंदर अपने फूस के मकान को ठीक कराने में खर्चा हो जाए। तो चारों तरफ अनएम्प्लॉयड लोगों की भीड़ है जो स्विगी और जोमेटो के कैरियर्स की तरह और घर में सामान पहुंचाने में यूज हो रहा है। लेकिन तब भी मैंने कई परिवार में ऐसे जानता हूं, जब कोविड पीरियड में बहुत ज्यादा बोझा आया, लोगों की नौकरियां छूटी, नेक्स्ट जनरेशन की नौकरियां छूटी, तो जो घर का बुजुर्ग था जिसको पेंशन मिलती थी या जिसको सुविधाएं मिलती थी, उसकी वजह से पूरा परिवार पला। आज के तरीके में एक तो पहले सबसे पहले आपने रेलवे कंसेशन 50% का जो था उसको खत्म किया, उसके बाद आपने जीएसटी बढ़ा दिया। अच्छा, सीनियर सिटीजन हो या जूनियर सिटीजन हो या गरीब हो या अमीर हो, जीएसटी तो सब देते हैं। जो कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं उसको आपने कम कर दिया, बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऋण आपने माफ कर दिए, लेकिन जीएसटी लगा के आपने सीनियर सिटीजन पे दूसरी चोट मारी। इसके अलावा जब आप जीएसटी लेके आए तो यह सोचा गया था कि जो ऐसे वर्ग हैं, ऐसे समाज हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा जीएसटी लगा के उनके उपभोक्ता जो वास्तविकता में जिनको सरकार की मदद की आवश्यकता है, उन्हें आपने उससे विहीन कर दिया। मेडिकल इंश्योरेंस आप जानते होंगे, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं मेरे कार्यक्रम को देखेंगे या देख रहे होंगे या जो बुजुर्ग होने वाले हैं, वो भी ये मानेंगे कि हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय यह होता है कि अगर भगवान न करे बीमारी हो जाए तो उसको अफोर्ड कैसे करेंगे। क्योंकि जो बचपन हमने देखा है, उस बचपन में सरकारी स्कूल होते थे, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस होते थे, सरकारी अस्पताल होते थे, बिना खर्चे के ऑपरेशंस हो जाते थे, ट्रीटमेंट्स हो जाते थे, पढ़ाई हो जाती थी। आज के तारीख में पिछले 10 साल के अंदर हर चीज का प्राइवेटाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है कि लोअर मिडिल क्लास के लिए, ऑर्डिनरी मिडिल क्लास के लिए सरकारी अस्पताल बंद होने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना संभव नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए में, इवन आईआईटीज में और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर इतनी ज्यादा फीस बढ़ गई है, 20-20, 22-22 लाख की फीस हो गई है आईएम्स वगैरह में, कि वहां पे बच्चे को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तब तो आदमी पढ़ा ले जब उसके बच्चे को नौकरी मिल जाए। अगर नौकरी ना मिले, जैसे आईआईटी के अंदर 30% बच्चों को नौकरी नहीं मिली, अब आईआईटी में अगर 30% बच्चों को नौकरी नहीं मिली तो बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस का आप हाल जान सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि पुरानी जनरेशन को अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस में जीएसटी फ्री कर देते तो कम से कम इंश्योरेंस वो आदमी करा सकता था। और इंश्योरेंस में चलिए उसको पूरा पैसा ना मिलता, कि इंश्योरेंस कंपनी में धोखाधड़ी से कोई कम चीज नहीं है। कि आपने पता चला, मेरे मामले में जब मैंने पिछले 15 साल से मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा था, पहले मैं 25,000 का प्रीमियम देता था, फिर 37,000 दिया, फिर 54,000 दिया, फिर 75,000 रुपए दिया। इस बार जब मैंने रिन्यू कराने की बात की तो उन्होंने कहा साहब आपका प्रीमियम 3 लाख के इंश्योरेंस पे करीब 90,000 का आएगा, क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है। अब सवाल यह है कि 90,000 का प्रीमियम दे दूं, 3 लाख का इंश्योरेंस कराऊं, अगर मैं बीमार पड़ा तो 3 लाख का क्लेम दूंगा तो 2 लाख का आपको मिलेगा क्लेम। तो 90,000 का प्रीमियम 2 लाख के इंश्योरेंस के लिए मैं क्यों दूं, ये 90,000 क्यों ना बचाऊं? क्योंकि पिछले 15 साल में अगर मैंने 10 लाख का प्रीमियम दिया है, जिसकी कंपाउंडिंग ली जाए तो कम से कम इंश्योरेंस कंपनी ने 20 लाख रुपए कमाए हैं, और क्लेम लिया है मैंने कुल मिला के 1 लाख रुपए का, तो मेरा तो आउटफ्लो हो गया। और पेंशन है नहीं, बाकी कमाई के बहुत ज्यादा स्रोत है नहीं। तो ऐसे लोगों पे 18% का जीएसटी अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे लगा देंगे, इसका माने वो वर्ग, वो समाज का वर्ग जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अनएम्प्लॉयमेंट में भी खिलाने पिलाने की हैसियत रखता था, उसकी रेलवे कंसेशन से भी आपने जेब काट ली और मेडिकल इंश्योरेंस पे जीएसटी लगा के भी जेब काट ली। अब एक नई चीज और बताता हूं, सीनियर सिटीजन की जेब कैसे काटी गई। एक स्कीम भारत सरकार ने चालू की थी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अच्छा, जिन लोगों ने इसमें पैसा नहीं लगाया, अभी भी मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जो बुजुर्ग हो गए हैं, 60 साल के ज्यादा उम्र के हो गए हैं, पहले इसमें यह था कि पति के नाम से 15 लाख रुपए आप उसमें जमा करा सकते हैं,
पत्नी के नाम से 15 लाख जमा करा सकते हैं। तो अगर आपने 30 लाख रुपए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाले, पोस्ट ऑफिस में डाले या बैंक्स में डाले, पहले आपको 8.4% का इंटरेस्ट मिलता था। तो 30% पे 8% के हिसाब से करीब आप समझ लीजिए 2.5 लाख रुपए साल, इसका मैंने 20-22 हजार रुपए महीने का केवल इंटरेस्ट, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा गारंटीड है स्कीम, इसका मैंने पैसा डूबने की कोई संभावना नहीं है। तो जहां पे पैसा डूबने की संभावना न हो और 8.4% का इंटरेस्ट मिल जाए और 20-25 हजार रुपए महीने मिल जाए, तो एक ऑर्डिनरी परिवार के लिए भरण पोषण के लिए काफी है। खैर पिछले साल जब ये बजट डिक्लेयर हुआ तो उसमें उन्होंने कहा कि 15-15 लाख रुपए और डाला जा सकता है। इसका मैंने पहले पति पत्नी 30 लाख रुपए डालते थे, अब 60 लाख रुपए डाल सकते हैं। तो 60 लाख रुपए 8% के हिसाब से हो गया करीब 48 हजार रुपए महीना, 4,80,000 रुपए, 40 हजार रुपए महीना, वो भी घर चलाने के लिए काफी। अभी इन्होंने खेल कर गए ये लोग। पहले जब इन्होंने स्कीम को शुरू किया था इसका इंटरेस्ट रखा था 8.4%, अब इन्होंने कर दिया 8.2%। अब इन्होंने नया निर्णय लिया है कि आगे देखिए 5 साल तक आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। 5 साल के बाद आपको या तो इसका पैसा निकालना पड़ेगा या इसको रिन्यू कराना पड़ेगा, और ये रिन्यू आप 3 साल के लिए करा सकते हैं। जब आप रिन्यू कराएंगे, अब ये कहा गया कि ये रिन्यूअल जो होगा वो 8% पे होगा। मैंने 8.4% इंटरेस्ट पे शुरू किया, फिर उसको घटा के 8.2% किया, अब रिन्यूअल पे 8% कर दिया। इसका 0.4% का इंटरेस्ट भी सरकार ने खा लिया। तो एक तरफ आपकी महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, तीसरा आपको रेलवे कंसेशन नहीं मिल रहा है, चौथा मेडिकल इंश्योरेंस पे जीएसटी 18% का है, और उसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जिसके अंदर आपको 8.4% का इंटरेस्ट मिलता था, अब 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो क्या इस देश के वो लोग जिन्होंने देश के लिए त्याग किया है, मेहनत की है, टीचिंग की है, इंजीनियरिंग की है, नौकरी, सरकारी नौकरी की है, उन लोगों को अगर इस प्रकार से हर जगह आर्थिक चोट पहुंचाई जाएगी तो समाज के हित में क्या होगा? फिर परिवार के ऊपर क्या ये बोझ नहीं रहेगा कि घर में अगर कोई बुजुर्ग बीमार पड़ गया तो उसका ट्रीटमेंट कराने से लोग भागेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ट्रीटमेंट करोड़ों का हिसाब किताब है जो हार्डली किसी के पास है। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पास चले जाइए, आपको सड़क पे सोते हुए लोग दिखाई पड़ेंगे, और ऐसे लोग दिखाई पड़ेंगे जो अच्छे खासे खाते पीते घर के थे, अब घर बार बेच के वहां पड़े हुए हैं, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी है नहीं। सरकारी हॉस्पिटल आपने बंद कर दिए, सरकारी स्कूल कॉलेजेस आपने बंद कर दिए, हर चीज को प्राइवेटाइज कर दिया। तो मेरे ख्याल से देश के बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी चुनौती सरकार ने पैदा कर दी है। जिस प्रकार की चुनौती न केवल युवकों के बारे में की है, किसानों के बारे में की है, बाकी वर्गों के बारे में की है, लेकिन जो एक समाज का एक अंग जिसने देश के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया है उसको भी अलग थलग छोड़ दिया है सरकार ने। और ये इंटरेस्ट रेट कम तब किया है जबकि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया है। तो इंटरेस्ट रेट अगर आरबीआई करती और तब नेशनल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कम होता तो भी बात समझ में आती, लेकिन आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर नहीं रहा है और सीनियर लोगों के इंटरेस्ट रेट पे कमी का इंडिकेशन 8.4% से वो 8% पे पहुंच रहा है। तो जिस प्रकार से बाकी समाजों को भी अलग थलग छोड़ दिया गया है, हम जैसे बुजुर्गों को भी ये समझना चाहिए हम लोगों को किस प्रकार से इग्नोर किया जा रहा है, स्पेशल फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है, और हमारा जो एक समाज के अंदर अच्छा योगदान हुआ करता था फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की वजह से, जो इज्जत हमें मिलती थी कि हमें कंसेशंस मिलते थे, स्पेशल ट्रीटमेंट्स मिलते थे, वो हर तरह से हमसे छीन लिए गए। तो ध्यान कीजिएगा, विचार कीजिएगा, क्योंकि बुजुर्ग सब होंगे, अगर परमेश्वर की कृपा रहेगी तो विचार ये करना होगा जैसे किसानों के साथ अत्याचार हुआ, छात्रों के साथ अत्याचार हुआ, अग्निवीरों के साथ अत्याचार हुआ, अब हम जैसे बुजुर्गों के साथ अत्याचार हुआ है जो ज्यादातर जनता को अभी पता नहीं, तो उनको पता होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।